नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश लीगल हेल्पलाइन। मैं हूं आपके साथ रविंद्र सिंह। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़े कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं। अगर आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ना चाहते हैं, विषय से संबंधित जानकारी चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको FIR से जुड़ी जानकारी देंगे। थाने में लिखित रूप में किसी अपराध की दी जाने वाली सूचना को FIR कहा जाता है। अपराध के संज्ञेय होने पर ही FIR लिखी जाती है। अगर किसी अपराध की शिकायत फोन पर की गई है तो शिकायतकर्ता को बाद में थाने जाकर FIR का पंजीकरण कराना चाहिए। प्रभारी के थाने में नहीं होने पर थाने के सबसे वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत की जा सकती है। अगर थाना प्रभारी ही FIR लिखने से मना कर दे तो पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी से शिकायत करें। किसी भी अपराध की रिपोर्ट पुलिस को दर्ज करवाने के लिए जैसे ही आप थाने में जाते हैं तो आपको अपने साथ घटे अपराध की जानकारी देने को कहा जाता है। इसमें अपराध का समय, स्थान, मौके की स्थिति से संबंधित जानकारियां पूछी जाती हैं। ये सारी जानकारी डेली डायरी में मेंटेन की जाती है, लिखी जाती हैं, जिसे रोजनामचा भी कहा जाता है। बहुत से अनजान लोग इसे ही FIR समझ लेते हैं और अपनी तरफ से संतुष्ट हो जाते हैं। इसलिए जब भी अपराध की रिपोर्ट दर्ज करवाएं, FIR लिखवाएं और इसकी कॉपी लें। यह आपका अधिकार है। FIR दर्ज करने में लापरवाही और देरी के लिए भी आप जिम्मेदार अधिकारी की शिकायत कर सकते हैं। FIR की पहचान के लिए नंबर पर FIR नंबर भी दर्ज होते हैं इस पर, और जिससे आगे इस नंबर से मामले में प्रक्रिया चलाई जा सके। अहम बात ये कि FIR पंजीकृत करने के लिए किसी भी प्रकार की फीस नहीं लगती। अगर पुलिस अधिकारी इसकी मांग करता है तो तुरंत उसकी शिकायत बड़े पुलिस अधिकारियों को आप कर सकते हैं। तो ये तो थी कुछ बुनियादी जानकारियां। हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ हैं अधिवक्ता गुरुदत्त अंकोलकर जी, जो आपको FIR से जुड़े कानूनी पहलुओं की विस्तार से जानकारी देंगे। बहुत बहुत स्वागत करते हैं सर आपका। धन्यवाद इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। तो दर्शकों, अगर आपका FIR से जुड़ा कोई सवाल है तो आप फोन करके राय ले सकते हैं। हमारे नंबर फटाफट आप नोट कर सकते हैं। 0120-6127-937, 0120-6127-938 पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और FIR से जुड़ी जानकारी आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। गुरुदत्त जी लगातार हमारे साथ जुड़े हैं और सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। गुरुदत्त जी, चूंकि कानून की जानकारी के लिए एक्सपर्ट की जरूरत होती है, क्योंकि हमें रास्ता आप ही लोग दिखाते हैं, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को रास्ता दिखाएं। सबसे पहला सवाल यही कि FIR की परिभाषा हम कैसे तय कर सकते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं, ये थोड़ा सा इस पर प्रकाश डालिए। रविंद्र जी, FIR जो है वो तो शॉर्ट फॉर्म है, जैसे आप जानते हैं। उसका फुल फॉर्म है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जी। ये सेक्शन 154 CRPC से आप सबको मिलता है। ये जी, जो आप एक हक बोल सकते हैं, ये राइट है कि अगर कोई कानूनी प्रक्रिया शुरू करनी है जहाँ पे कॉग्निजेबल ऑफेंस है जी, तो पहली जो चीज होती है वो FIR ही होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है, आप कोई कंप्लेनेंट जाता है तो उसका कंप्लेंट होता है और FIR जो दर्ज किया जाता है वो पुलिस के द्वारा दर्ज किया जाता है और वो एक बुक में लिखाया जाता है। आजकल तो कंप्यूटराइज्ड हो जाता है। पहले तो FIR बुक हुआ करता था जिसका नंबरिंग जो है ईयरली बेसिस पे हो जाए। तो अब तो जो है कंप्यूटराइज्ड है और FIR की जो कॉपीज रहती है, 4 कॉपी रहती है। तो पहली कॉपी जो है मैजिस्ट्रेट को जाएगी, दूसरी एथिक को जाएगी, एक वहाँ ऑफिस कॉपी रहेगी और कंप्लेनेंट को एक फ्री कॉपी दी जाएगी। FIR को क्या कैटेगराइज भी किया जाता है? जीरो FIR क्या होती है, थोड़ा इस पर भी बताइए हमारे दर्शकों को। अब जैसे मैंने कहा कि कॉग्निजेबल ऑफेंस में FIR दर्ज करना बहुत जरूरी होता है। मतलब कोई और ये नहीं रहता है, ये नहीं बदले कि मैं FIR दर्ज नहीं करें जी। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो ललिता कुमारी है, उसमें भी कहा गया है कि FIR अगर कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो मना नहीं कर सकते।
ठीक ठीक। पर कुछ कैटेगरीज है जिसमें एफआईआर लिखने से पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी होती है, तो वो कैटेगरीज अलग है। जीरो एफआईआर ऐसा है कि मान लीजिएगा वहाँ उस एरिया में ऑफेंस नहीं हुआ तो उनको जुरिस्डिक्शन नहीं बनती है, तब पुलिस मना नहीं कर सकती है कि मैं एफआईआर दर्ज नहीं करूंगा, पर लिख लेंगे, पर उनको नंबर नहीं, जी, उनको नंबर नहीं रहता है, इसीलिए उसको जीरो एफआईआर कहा जाता है। ओके। एफआईआर में कुछ जानकारियां दी जाती हैं, क्या वो जानकारियां होती हैं, क्या क्या चीजें उसमें नोट की जाती हैं, इसके बारे में भी थोड़ा जानकारी दें। हाँ जी, जैसे एफआईआर में जो है ये फर्स्ट इंफॉर्मेशन, जी, मान लीजिए कोई घटना घटी है तो उसका जो भी चित्रण रहेगा कंप्लेनेंट को बहुत फ्रेश रहेगा, तो जो होता है वो सारी जानकारियां देती है, जैसे कहाँ पे घटी, किस टाइम पे घटा है, और मान लीजिए किसी के ऊपर असॉल्ट हुआ है तो वो बताएंगे कि 4 लोग आए थे और 4 लोग ऐसे उनके हाथ में ये औजार थे या जो भी थे हथियार थे, तो ये सब कहा जाएगा। तो ये आगे चल के जी, जो प्रक्रिया होती है, कानूनी प्रक्रिया जिसमें केस चलती है, इसमें ये फाउंडेशन बनता है कि जो फ्रेश जो आपके उनके दिमाग में था या कंप्लेनेंट में बताया था, तो क्या क्या चीज है वो दर्ज की जाए। एक कानूनी जो क्रिमिनल लॉ होता है वो मोशन में हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है, कानूनी प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। ठीक। अब अपराधों की जब कैटेगरी की बात करें तो कहा जाता है कि कॉग्निजेबल जिसको हम संज्ञेय बोलते हैं, नॉन कॉग्निजेबल जिसको हम असंज्ञेय बोलते हैं, ये जुर्म बेसिकली क्या होते हैं, इनको कैसे कैटेगराइज किया जाता है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में जो है उस हिसाब से होता है, पर आम जनता के लिए जो सीरियस ऑफेंस है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस है, जो इतने सीरियस नहीं है, जो अवेलेबल होते हैं, छोटे ऑफेंस होते हैं, तो वो सब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, एकदम लिखी नहीं जाती। जी, कोई भी अपराध है गुरदत्त जी, कोई भी अपराध है जो संज्ञेय है उसमें पुलिस को एफआईआर दर्ज करनी होगी, पुलिस कोई बहाना नहीं बना सकती, या अगर बहाना बनाती है तो फिर क्या किया जाए? जी, आपने सही कहा, कोई बहाना नहीं है। लॉ बहुत है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कार्रवाई होगी और एफआईआर जरूर लिखा जाएगा, कोई इसमें डिले या कुछ भी नहीं होता। अगर थाने में कंप्लेंट दर्ज नहीं होता है और एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो आपके पास ये विकल्प है कि आप उस एरिया के अधिकारी जो भी होते हैं, एसपी वगैरह, उनको कंप्लेंट कर सकते हैं या लोकल मजिस्ट्रेट के पास जाके कंप्लेंट कर सकते हैं, तब आपका एफआईआर रजिस्टर हो। जी, अगर एफआईआर दर्ज नहीं करती है तब हमें ये काम करने चाहिए। एफआईआर होने के बाद क्या कानूनी रास्ते होते हैं एक व्यक्ति के पास? जी, जैसे मैंने कहा, एफआईआर जो है क्रिमिनल लॉ को मोशन में लाता है, मतलब क्रिमिनल लॉ, क्रिमिनल कोई गतिविधि घटी है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई उसी से स्टार्ट होता है। फर्स्ट चीज जो होता है एफआईआर होता है। तो हमारा जो लीगल सिस्टम है या उसमें इन्वेस्टिगेशन का पावर पुलिस को दिया गया है। जी, इन्वेस्टिगेशन के बाद वो एक रिपोर्ट दर्ज करते हैं कोर्ट में, उसके ऊपर ट्रायल वगैरह चलता है, वो एक इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है कोर्ट में करती है, जुडिशरी में करती है। जी, तो ये अलग अलग चीजें हैं। तो जो एफआईआर दर्ज किया जाता है तो उससे होती है, इन्वेस्टिगेशन होती है। इन्वेस्टिगेशन के बाद पुलिस के पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या जो नतीजा निकलता है उससे एक बोल सकते हैं कि चार्जशीट फाइल होगा, या फिर जिसको चालान भी बोलते हैं, या फिर फॉल्स मतलब एक कहानी झूठी है, ये बात है। जी, कई बार ऐसी स्थिति बन जाती है कि गिरफ्तारी की तलवार गुरदत्त जी लटक जाती है। अगर प्राथमिकी किसी की रद्द नहीं होती है और गिरफ्तारी की तलवार उस पर लटकती है तो फिर वो व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या उसके पास तरीका होता है? तो
अभी तो हम कंप्लेनेंट के बारे में बोल रहे थे, जो अक्यूज है, जिसके ऊपर केस दर्ज किया गया। हमारी जो कानूनी प्रक्रिया है या न्यायिक व्यवस्था है, उसमें ये है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी गिल्टी है। ये तो जब ट्रायल चलेगा, पूरा खत्म होगा, पहले इन्वेस्टिगेशन होगा, फिर ट्रायल होगा, जब जजमेंट आएगा तो कोई गिल्टी माना जाए। ये तो सिर्फ अक्यूज है, वो आगे चल के जब प्रक्रिया होगी तभी वो उसको गिल्टी माना जाएगा। तो अगर किसी के ऊपर एफआईआर होता है तो वो एंटिसिपेटरी बेल ले सकता है जी। अगर वो बेलेबल है तो वही पुलिस स्टेशन में भी बेल मिल सकता है उसको। जी, बिल्कुल, बहुत बेहतरीन जानकारियां हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं आप गुरुदत्त जी। एक छोटा सा ब्रेक को हमको यहाँ पर लेना पड़ेगा। बात कर रहे हैं एफआईआर से जुड़ी जानकारियां जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सवालों के जवाब तलाश रहे हैं जो आप तक सही जानकारी पहुंचा सकें कि अगर एफआईआर आपको दर्ज करानी है तो आपको क्या कदम उठाने हैं, किस तरह के बातें आपको याद रखनी है, अगर आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती तब आप क्या कर सकते हैं। इन सारी बातों पर प्रकाश डालने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़े हुए हैं गुरुदत्त जी, जिनसे हम तमाम जानकारियां ले रहे हैं। उनसे हम इस सवाल जवाब के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। गुरुदत्त जी, हमने अभी तक एफआईआर के बारे में तमाम चीज़ें समझी। अब बात चूंकि आती है कि सीआरपीसी की धारा 482, इसको थोड़ा सा समझाएं और एफआईआर से ये कैसे जुड़ा है ये भी थोड़ा बताइए। हाँ जी, 482 जो सीआरपीसी का है जी, ये कोर्ट का इनहेरेंट पावर है, हाई कोर्ट। जी जी। तो अगर कोई गलत एफआईआर लिखा गया है जो सही नहीं है जी, कानूनी तरफ से या झूठी चीजें हैं, तो कोई भी अक्यूज जो है हाईकोर्ट जाके अपना केस जो है उसको पॉज कराता है। उसी को 482 का पावर है जी। तो उसमें जाके एफआईआर को पॉज हो जाता है, मतलब उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगा, इन्वेस्टिगेशन रुक जाएगा। जी। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, रोज नामचे और एफआईआर में फर्क नहीं कर पाते हैं। आपसे थोड़ा समझना चाहेंगे कि क्या रोज नामचे और एफआईआर में फर्क होता है? हाँ जी, अब ऐसा होता है कि पुलिस स्टेशन में अब तो कंप्यूटराइज है, पर पहले जो है दो अलग अलग किताबें होती थी, एक एफआईआर की किताब, एक जनरल डायरी। जी। तो जनरल डायरी में रोज जो चीजें होती है, पुलिस स्टेशन कौन आता है या कहाँ जाते हैं, क्या क्या हुआ, वो सब एंट्री होती। पर जो इम्पोर्टेंट होता है, जनरल डायरी आगे नहीं जाती है, वो पुलिस स्टेशन में ही रहती है जब तक बुलाई न जाए कोर्ट से, मजिस्ट्रेट से। एफआईआर जो है वो अलग किताब होती है, जिसपे जैसे मैंने कहा एवरी ईयर के बेसिस के ऊपर नंबर रहता है, और इस किताब से जो चीजें लिखी जाती है ये आगे मजिस्ट्रेट को दी जाती है, और मजिस्ट्रेट उसी के ऊपर कार्रवाई करता है या अपने पास अभी रखता है, और जब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाता है तब वो रिपोर्ट मांगता है। जी। क्या एफआईआर अगर कोई व्यक्ति कर देता है तो क्या ये निरस्त भी हो सकती है? कोई इसका कोई तरीका होता है? अगर निरस्त हो सकती है तो कैसे होती है वो निरस्त? निरस्त तो वही है, कॉशिंग है, जो हाईकोर्ट जाके सेक्शन 482 के अंदर जब आप हाईकोर्ट जाते हो और बताते हो, जो एक फेमस जजमेंट है स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस भजनलाल, जिसमें कंडीशन दी गई है कौन कौन से सिचुएशन में एफआईआर जो है कॉज हो सकता है। जी। मिसाल के तौर पे अगर लीगली वो कोई ऑफेंस नहीं बनता है या पूरा कंप्लेंट पढ़ने के बाद कोई ऑफेंस नहीं बनता है, जी, तो ये सब चीजें जब रहती है तो एफआईआर को कॉज करते हैं ताकि आम इंसान को हैरेसमेंट ना हो। क्योंकि आप देखिए कोई भी जाके कंप्लेंट करके एफआईआर तो दर्ज कर सकता है, तो पुलिस तो मना नहीं कर सकती है, एफआईआर दर्ज हो जाती है। उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि ये जो भी चीजें बताई गई थी एफआईआर में वो सही है या गलत है। अगर सही है तो उस पर चालान बन जाता है, तो उसको चार्जशीट बोलते हैं, और अगर गलत है या झूठा है तो बी फॉल्स रिपोर्ट बन जाता है। तो उसके लिए भी प्रावधान है
अगर मान लीजिएगा पुलिस वाले ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं करते हैं तो फिर आप मजिस्ट्रेट को जाके ओपी रिपोर्ट को भी चैलेंज कर सकते हैं। जी, ऑनलाइन एफआईआर किन हालातों में दर्ज की जाती है गुरदत्त जी? ऑनलाइन एफआईआर और ये एफआईआर जो नॉर्मल बुक है, ये तो अभी के जो टेक्नोलॉजी एक्ट वगैरह उसके बाद जो है वो आया हुआ है। जी। तो वो एक्चुअली हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हमें हेल्प करता है कि जरूरी नहीं है कि हर चीज लिखी जाए, और सारी चीजें अगर कंप्यूटराइज भी है तो भी आपको उसका जो भी सेम माना जाएगा। जी। तो इस हिसाब से ऑनलाइन कंप्लेंट होता है। उसके अलावा जो भी साइबर क्राइम्स वगैरह होता है जी। उसमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ नंबर, ईमेल ये सब दी गई है। तो उस हिसाब से ऑनलाइन कंप्लेंट्स रिसीव करते हैं, और अगर वो कॉग्निजेबल है या जिस पे कार्रवाई करनी है तो फिर एफआईआर दर्ज करके करते हैं। जी, झूठे एफआईआर से बचने के लिए एक इंसान क्या कर सकता है? हाँ जी, झूठे एफआईआर से जैसे मैंने कहा, एफआईआर तो एक इंफॉर्मेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन। ये जरूरी नहीं है कि अगर किसी के ऊपर एफआईआर हो गया तो वो गिल्टी है, उसने बहुत बड़ा जुर्म कर दिया या उसको कोई पनिशमेंट होती है। तो उसके हमारे जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें पुलिस को ये पावर दी गई है कि इन्वेस्टिगेट करे। इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस होता है जिसमें जो भी सही है या गलत है वो देख के फिर उसके ऊपर वो रिपोर्ट करते हैं। जी। ये एक तरीका है कि पुलिस को अगर लगता है कि झूठा एफआईआर है तो वो रिपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरा तरीका है कि आप हाईकोर्ट जाके अंडर सेक्शन 482 आप जाके कॉशिंग के लिए आप बताएं कि जो भी आपके ऊपर जो भी केस लगा है ये सही नहीं है, झूठा है और कोई केस नहीं बनता है। ये सब चीजें बताने के बाद हाईकोर्ट के आपके एफआईआर को पॉज कर देगा। जी। तो ये सब चीजें हैं जो आपको हेल्प करता है अगर झूठा एफआईआर है तो उसके ऊपर एक लेने के लिए। जी। और अनुच्छेद 226 के बारे में भी अक्सर बात की जाती है, ये क्या है और अगर ये इसके तहत याचिका दायर की जाती है तो एफआईआर के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई हो सकती है? क्या है एफआईआर के खिलाफ कार्रवाई? ये आर्टिकल 226 एंड आर्टिकल 32 जो है वो रिट पावर्स है जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को दी गई है। अगर किसी इंसान का फंडामेंटल राइट डिनाई किया जाता है तब वो आप आर्टिकल 226 के अंदर जाके आप रिट डाल सकते हैं। रिट 5 तरह के होते हैं, उस हिसाब से जो आपको रिलीफ चाहिए आप दे सकते हो। एफआईआर के उसका रिलेशन ये है कि बहुत जगह पे ऐसा होता है कि किसी कारण से एफआईआर दर्ज नहीं होता है तो लोग जाते हैं, हाईकोर्ट जाते हैं और मांग करते हैं कि ये कोई बड़ी चीज है, इसके ऊपर एफआईआर दर्ज करने के लिए डायरेक्शन दी जाए मैंडेटरी। तो उसके ऊपर भी उसके लिए भी कोर्ट जा सकते हैं और 226 का इस्तेमाल कर सकते हैं। जी, ये एक सवाल और समझना चाहेंगे, क्या पुलिस किसी बच्चे के खिलाफ भी एफआईआर दर्ज कर सकती है और क्या उस बच्चे को गिरफ्तार किया जा सकता है उस एफआईआर के बाद? बच्चे को गिरफ्तार तो नहीं किया जा सकता, पर जो कंप्लेंट होता है तो कंप्लेनेंट जो कहानी बताते हैं उसको तो एफआईआर में दर्ज की जाए। एफआईआर में कॉलम्स होते हैं जिसमें जो कंप्लेनेंट है उसके बारे में लिखा जाता है, जो घटना घटी है उसके बारे में होता है, और अक्यूज जो है, मान लीजिए किसी केस में अक्यूज के बारे में हमें पता नहीं है। मान लीजिए कोई चोरी हो गई, हम तो अक्यूज को जानते ही नहीं है तो हम कोई अननोन पर्सन लिख देते हैं। तो ऐसे भी एफआईआर में बहुत सारी चीजें होती है। तो जो कानूनी प्रक्रिया होती है उस हिसाब से चलता है और गिरफ्तारी तो नहीं होती है। पर बहुत सारे बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, जैसे पहले तो अरेस्ट हो जाते हैं, कानून केस भी चल जाता है, फिर बाद में पता चलता है कि वो जुवेनाइल है और उसके ऊपर केस नहीं चल सकता था। ये सब चीजें होती है और ऐसे तो बहुत सारी चीजें हैं कि जजमेंट हो गया और उसके बाद पता चला कि वो 16 या 18 साल का नहीं था तो उसके ऊपर केस नहीं चल सकता था। तो ये सब चीजें भी होती है, पर उसके लिए सब कानूनी व्यवस्था है प्रक्रिया में।
गुरुदत्त अंकोलेकर जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, और उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को भी ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर एक नए विषय के साथ हाजिर होंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।